व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करी थी। हाइब्रिडाइजेशन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम लोगों ने देखे थे और हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी। और इतना करने के बाद हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई थी कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए। अब गाइस, हम लोग आज के वीडियो में टाइप्स या मैं कहूँ अलग अलग प्रकार के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग एंड लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग टाइप के आप लोगों के पास में हाइब्रिडाइजेशन होंगे और हम लोग उन सब हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। सबसे पहला टाइप हमारे पास में आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों के पास में आता है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। नाउ गाइस, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ में एक एग्जाम्पल लेकर इसे डील करूंगा। Example of beryllium chloride. We are going to use the example of beryllium chloride to understand the sp hybridization. चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर पता करना होगा कि हमारा सेंट्रल एटम कौन है। बताइए। नो डाउट सेंट्रल एटम बेरिलियम होगा। सेंट्रल एटम पता लगाने के लिए लुईस कॉसेल के कंसेप्ट को याद कर लो। लुईस कॉसेल ने क्या बोला था कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो आप लोगों को बीच में सेंटर में वो एटम रखना है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और यहां पर बेरिलियम और क्लोरीन में वी ऑल नो दैट बेरिलियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पर बेरिलियम विल बी योर सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? बेरिलियम का होगा। इसलिए हम लोग यहां पर बेरिलियम को ऑब्जर्व करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। तो जब आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये होगा इसका 1s, ये होगा इसका 2s। और क्योंकि आप सेकेंड शेल पर पहुंच चुके हो तो भले ही सेकेंड शेल पर 2px 2py और 2pz खाली होंगे, ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर सेकेंड शेल पे आप लोगों ने 2px 2py और 2pz क्यों बनाया? बेरिलियम में तो वो होता ही नहीं है। तो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे राज दुलारों, मेरी बात समझो। जैसे ही आप सेकेंड शेल पर पहुंचते हो, भले ही सेकेंड शेल पे पहुंचने के बाद आप लोगों को बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखे और आपको बहुत सारी किताबों में ये 2px 2py 2pz नहीं दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि 2px 2py और 2pz एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ही आप सेकेंड शेल पर एक इलेक्ट्रॉन रख दोगे, दैट मीन्स आप सेकेंड शेल पर पहुंच गए हो, मतलब वहां पर 2s भी है, वहां 2px 2py 2pz सब है। ठीक इसी तरह अगर आप किसी एटम में थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन रख देते हो, फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करो, आप एक रैंडम एटम अपन उठाते हैं एक्स एटम में 1s भरा हुआ है, एक्स एटम में 2s भी भरा हुआ है, एक्स एटम में 2p भी भरा हुआ है, एक्स एटम में 2p भी भरा हुआ है और एक्स एटम में 3s के अंदर बस एक इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस एटम के अंदर 3p और 3d नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा। ये प्रेजेंट होंगे, ये हमेशा प्रेजेंट होंगे। दे विल ऑलवेज रिमेन्स प्रेजेंट, लेकिन खाली होने की वजह से हम इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब आपने यहां पर बेरिलियम देखा तो बेरिलियम के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और अभी ये कंडीशन कहलाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट। प्यारे बच्चे समझ गए? कौन सी स्टेट कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन रूल जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था,
इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर यहां जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो क्लोरीन के एटम जैसे ही बेरिलियम के करीब पहुंचेंगे, आई रिपीट, जैसे ही क्लोरीन के एक एटम ऊपर से और क्लोरीन का एक एटम नीचे से जैसे ही बेरिलियम की तरफ पहुंचेगा, जैसे ही बेरिलियम के करीब पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर तुरंत पहुंच जाएगा 2px के अंदर, और अब ये स्टेट चेंज हो जाएगी और अब आप इस स्टेट को नाम देंगे एक्साइटेड स्टेट। तो किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट कब आती है? जब बॉन्ड बनाने वाले एटम उसको अप्रोच करे, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जब बॉन्ड एटम सेंट्रल एटम के पास आएंगे और बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन क्यों होगा? उसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां से यहां क्यों गया, तो आप कहेंगे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इसलिए एक क्लोरीन के एटम को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 क्लोरीन के एटम को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसलिए क्लोरीन के एटम ने एनर्जी लगाई, क्लोरीन के एटम ने एनर्जी प्रोवाइड करी बेरिलियम को, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो जाए। उसका यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो अब जंप करके यहां चला गया और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट द एटम विच इज approaching the central atom for bonding must require an unpaired electron, requires an unpaired electron in the central atom, and hence if it is not present, it tries to make it unpaired, वो उसको अनपेयर करने की कोशिश करेगा। ये बात ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मा जी आके खुद बोल के गए हैं हमको। समझ में आ रही है बात? ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती थी, मेरे को भी आज ही समझ में आई है। श्योर, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, एक बात समझना, आप अब फिर बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आएंगे, और अगर तुम्हारा डाउट नहीं आ रहे हो तो डाउट लाओ। क्या डाउट? सर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में हीलियम है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो अगर मान लीजिए क्लोरीन इस हीलियम की तरफ बढ़े, तो सर फिर तो इसमें भी अनपेयरिंग हो जानी चाहिए और यहां का इलेक्ट्रॉन उछल के यहां चला जाना चाहिए और HeCl2 बन जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो मेरे लाडलो, मेरे गुली 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 बच्चों प्यारो, हीलियम के पास सिर्फ एक ही शेल होता है, हीलियम के पास सिर्फ एक शेल होता है, सेकेंड शेल इसके पास में प्रेजेंट ही नहीं है, सेकेंड शेल इज नॉट प्रेजेंट। अब अगर सेकेंड शेल प्रेजेंट नहीं है, अबे तो कहां इलेक्ट्रॉन रखोगे? यहां तो बेरिलियम के पास में ऑप्शन था, बेरिलियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स थे, एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन यहां से उछाल के यहां फेंक पाएगा। लाडलो समझो इस बात को, हीलियम के पास तो ऑर्बिटल है ही नहीं, इसीलिए किसी भी नोबल गैस के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके दूसरे ऑर्बिटल में भेजने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि नोबल गैस को अगर इलेक्ट्रॉन फेंकना है तो अब उसको अगले शेल पर फेंकना पड़ेगा। मतलब आप ग्राउंड शेल पे खड़े हो और आपको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्लोर पे फेंकना है,
ग्राउंड फ्लोर से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्लोर पे फेंकना है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन अगर आप यहां खड़े हो इस कमरे में और आपको इलेक्ट्रॉन पास वाले कमरे में फेंकना, तो गेट खोलो और ऐसे फेंक दो। समझ में आ रही बात? मेरा माइक निकल गया, समझ में आई बात? जोश जोश में माइक निकल गया, हो सकता है माइक टूट भी जाए। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एक शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है, लेकिन एक शेल से दूसरे शेल में नहीं जाएगा, बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है? तो बहुत ज्यादा बेसिक लेवल पर पहुंच गया मैं, और आई होप समझ में आया होगा। तो अब आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। तो नाउ बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग हो गई है। वी ऑल नो कि वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जो वैलेंस हो, जो बॉन्डिंग करना चाहे, और यहां पर बॉन्डिंग करने के लिए सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बॉन्डिंग में सिर्फ यही दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां से s और यहां से p ओवरलैपिंग करके, मिक्सिंग करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। 2px के अलावा 2py और 2pz बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर एम्प्टी, एंड वी ऑल नो दैट एम्प्टी ऑर्बिटल्स नेवर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही एटम्स, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जो या तो हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना, वैलेंस शेल के आसपास के इलेक्ट्रॉन ही ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वैलेंस शेल के दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और एक p। दो ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की वजह से आपको दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और दोनों के ही नाम sp होंगे, और जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको हुन्स रूल एंड अफबाउ रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल सब याद रखना पड़ेगा। यहां पर क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, इसलिए हुन्स अंकल के हिसाब से दोनों ऑर्बिटल्स को बराबर मौका देना पड़ेगा, इसलिए दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर दोनों की एनर्जी बराबर नहीं होती तो आप कम एनर्जी वाले में पेयरिंग कर देते, लेकिन यहां पर लफड़ा क्या, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों का साइज बराबर है, दोनों का शेप बराबर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स भी बराबरी से रखने पड़ेंगे। और इन दोनों ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल हैं, स्पेस में ये दोनों ऑर्बिटल्स अपने आप को कुछ इस प्रकार अलाइन कर लेंगे, जिसमें इनके पास में जो रिपल्शन हो वो मिनिमम हो। और ये सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाए। और जब इनके बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाता है, ये आपको एक लीनियर शेप बनाकर देते हैं, दे विल गिव यू अ लीनियर शेप। क्या बात समझ में आ गई? नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रामबाण है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना अधूरी है, क्लास 12th में रोगे अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा। और क्या मेरे बच्चे रो सकते हैं? क्या मेरे लाडले कभी रो सकते हैं? नहीं, हम तो केमिस्ट्री के पेपर को रुलाने वाले हैं। ब्रिंग इट ऑन। अरे बे बताओ मुझे जल्दी, टाइम पास मत करे। तो बात यह है मेरे लाडले बच्चों, मुझे खाने हैं सेव परमल। क्या खाने हैं? सेव परमल। अच्छा सर, सेव क्या होती है? जो इंदौर और मध्य प्रदेश के आसपास के लोग हैं, हमारे लिए सेव दवाई का काम करती है। अगर हमारे यहाँ किसी को कोरोना हो जाता है तो हम उसे सेव खिला देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। तो बेसिकली सेव एंड परमल, परमल समझ लो व्हाइट पफ्ड राइस, परमल इज नथिंग बट व्हाइट पफ्ड राइस। तो अभी परमल अलग है, सेव अलग है। सेव स्टैंड फॉर एस ऑर्बिटल एंड पी स्टैंड फॉर px ऑर्बिटल। अगर अभी आपको एक प्लेट में मैं सेव लाके दे दूं और एक प्लेट में परमल लाके दे दूं, तो जब आप सेव खाओगे तो अलग टेस्ट आएगा, परमल खाओगे तो थोड़ा फीका फीका नमकीन नमकीन टेस्ट आएगा। लेकिन
हमारे इंदौर में हमारे पास में जब खाने को कुछ नहीं होता तो हम सेव और परमल को मिलाकर एक ही प्लेट में मिला लेते हैं, जिसे मिला के बोला जाता है सेव परमल। तो नाउ दिस सेव परमल विल बिकम sp, हो sp ऑर्बिटल, सेव परमल। अब जब आप इस एक प्लेट में से, अच्छा एक प्लेट सेव थी, एक प्लेट परमल थे, दोनों को मिक्स कर दिया तो एक प्लेट सेव और एक प्लेट परमल मिलके दो प्लेट बन गई। तो अब मेरे पास में दो प्लेट में सेव परमल है, एक प्लेट में ये, एक प्लेट में ये। किसी भी प्लेट से सेव परमल को जब आप खाओगे, हाउ मैनी अमाउंट, या क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं मैं, कितनी मात्रा में सेव और कितनी मात्रा में परमल आएंगे जरा सोचो। एक प्लेट सेव थी, एक प्लेट परमल थे, दोनों को मिक्स कर दिया, दो प्लेट सेव परमल बन गई। सोचो इस प्लेट से अगर आपने सेव परमल खाए या इस प्लेट से आपने सेव परमल खाए तो ऐसा नहीं बोलोगे सर 50% सेव और 50% परमल आए, ऐसा नहीं बोलोगे। सोचो जरा, आप खुद सोचो, अबे सोचो जरा सोचो, इतना सेव और इतना परमल 50-50% आएगा, इसमें भी 50% सेव 50% परमल। मानते हो कि नहीं? पहले इस बात का जवाब दो, हाँ या ना। हाँ या ना, सोनल शेट्टी की भाषा में बोलता हूं मैं, हाँ या ना बताओ। बिल्कुल हाँ, क्योंकि दोनों का मैंने इक्वल अमाउंट मिक्स किया है। एक प्लेट सेव एक प्लेट परमल, दोनों को मिक्स कर दिया, सेव परमल हो गया। समझ में आ रही है? तो दोनों 50-50% आए। तो बेटा जब आपने एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल बनाया तो इस sp ऑर्बिटल के अंदर और इस sp ऑर्बिटल के अंदर 50% कैरेक्टर्स s ऑर्बिटल के आएंगे और 50% कैरेक्टर्स p ऑर्बिटल के आएंगे। 50% कैरेक्टर s ऑर्बिटल के आएंगे और 50% कैरेक्टर p ऑर्बिटल के आएंगे। ठीक उसी तरह इस वाले ऑर्बिटल के अंदर भी 50% s और 50% p ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर आएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है गाइस? हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कह रहा हूं। इस साल जब अपन हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसके अंदर यही कंसेप्ट आएगा, तो ये यही समझ लो, यही समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एक sp ऑर्बिटल में 50% s ऑर्बिटल के कैरेक्टर आएंगे, 50% p ऑर्बिटल के कैरेक्टर आएंगे। सर कैरेक्टर से आपका क्या मतलब है? वो भी समझ लो, वो भी यही समझ लो, यही खत्म कर लो इस मामले को। देखो मैं सब जानता हूं कि अगर एक न्यूक्लियस है एटम का, तो एटम के न्यूक्लियस को s ऑर्बिटल पूरी तरीके से घेर लेता है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। इस वजह से न्यूक्लियस को s ऑर्बिटल फुल्ली कवर कर लेता है। इस वजह से हम लोग ये मानते हैं दैट s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, p ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि जब आप p ऑर्बिटल को देखते हो तो p ऑर्बिटल का एक लोब ऊपर और एक लोब नीचे होता है। तो यहां पर हम लोग मानेंगे दैट p ऑर्बिटल्स आर नॉट वेरी मच क्लोज टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ज्यादा करीब p ऑर्बिटल कतई नहीं होता है। अब एक बात समझो, न्यूक्लियस के पास से मेरा क्या मतलब है? न्यूक्लियस के पास से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है। तो एक ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने ज्यादा परसेंट s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी पूरी ताकत से अपनी ओर खींचेगा। मतलब ये वाला जो sp ऑर्बिटल है ये इस क्लोरीन के ऑर्बिटल को अपनी ओर पूरी ताकत से खींच लाएगा। समझ रहे बात को?
जितना ज्यादा s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, उतना ज्यादा पोटेंशियल, उतना ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी एक एटम की, सेंट्रल एटम की, कि वो पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर ला सके। तो यहां पर इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, स्टार बना के नोट करेंगे, मोर द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल, more will be the attractive nature, more will be the attractive nature of the central atom, of the central atom। और ये अट्रैक्टिव नेचर का मतलब और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेना। क्या बात समझ में आ रही है? पक्की बात। तो ये बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज में आएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया? हो गया स्क्रीनशॉट? करे रब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक यही बता दिया है। अब जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू बाबू भैया। बढ़े आगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ये आपका ऑर्बिटल बन गया। नाउ एक क्लोरीन का एटम इधर से अप्रोच करेगा, एक क्लोरीन का एटम इधर से अप्रोच करेगा, और यहां पर बीचों बीच आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा बेरिलियम का। ये इसका पॉजिटिव लोब और ये इसका नेगेटिव लोब। पॉजिटिव लोब होने की वजह से पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। यहां बना देते हैं अपन ये यहां पर, और सिमिलरली यहां पर भी यही होगा, सिमिलरली यहां पर भी यही सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर इसका क्लॉकवाइज होगा तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर? सर एक बात हमको प्लीज ये बता दो कि क्लोरीन का p ऑर्बिटल कैसे आया। तो प्यारे बच्चों आप जरा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये 3pz, ये 3py, ये 3px, 1 2 3 4 और 5। तो आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल है कि ये जो pz ऑर्बिटल है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यही वो ऑर्बिटल है 3pz वाला जो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर बेरिलियम के साथ ओवरलैपिंग करने आया है। और मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं कि जो साइड वाले एटम होते हैं दे नेवर अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, दे नेवर अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हमने इमेजिन किया कि सिर्फ सेंट्रल एटम में ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो बॉन्डिंग एटम होते हैं जो आकर उससे जुड़ रहे हैं वो ये फालतू काम नहीं करते, उनका तो ऑर्बिटल आएगा और इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगा। नो डाउट ये क्या हो रही है, इट इज ओवरलैपिंग, यानी दोनों के ऑर्बिटल्स मर्ज हो गए। बस फर्क ये है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के, और बॉन्डिंग एटम के जो उससे बॉन्ड कर रहे हैं उसके वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और बॉन्डिंग एटम के ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप देखिए बेरिलियम बीचों बीच है, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया, तो नो डाउट इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। शेप क्या हो गया, लीनियर। ये बात यहां पर प्रूफ हो गई। अच्छा, इस तरीके की ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? sp के साथ में p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है तो उसको बोलेंगे sp p ओवरलैपिंग, sp p ओवरलैपिंग, जहां पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम का और p एटॉमिक ऑर्बिटल है बॉन्डिंग एटम का। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोला जाता है sp p ओवरलैपिंग। समझ में आ गई बात? तो ये है आपकी sp ओवरलैपिंग। फटाफट इसको नोट करें प्यारे बच्चों। हरिओ सांबा, हो गया? सरकार कितना इनाम रखे है रे हाइब्रिडाइजेशन पर? सरकार पूरा क्लास 11th का ऑर्गेनिक और पूरा क्लास 12th का ऑर्गेनिक, इतना इनाम रखे हैं इस टॉपिक पर सरकार।
तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत नाइंसाफी है। तो sp2 अगला हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ गाइस इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नाम से समझ गए होंगे अब आप लोग कि यहां पर एक s ऑर्बिटल के साथ दो p ऑर्बिटल जा रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड। चलिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताइए 5। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। अबे तो रोक भी लेते तो क्या कर लेता बेवड़े। 2px 2py 2pz ये हो गया आपके बेरिलियम का बोरॉन का ग्राउंड स्टेट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। अब आप यहां पर देखें कि बोरॉन को 3 क्लोरीन के एटम अप्रोच कर रहे हैं। 3 क्लोरीन के एटम अप्रोच करने के लिए बोरॉन के पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी तो इसके पास में एक ही है। तो क्लोरीन क्या करेगा, बोलेगा चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, तेरे अनपेयरिंग की जरूरत है अपन को, रुको जरा रुको। तो यहां से क्या होगा, बोरॉन उछलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देगा। भेज सकता है हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जा रहा है, मतलब एक ही शेल में है। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन एक ही शेल में हो रहा है। तो 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां पहुंच गया, 2p के अंदर। तो ये चीज पॉसिबल है। ये कौन सी स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट। नाउ हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, s px और py तीनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वी ऑल नो। यहां पर ये जो 2pz रहेगा ये क्या रहेगा, ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। दिस इज एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या मैं कहूं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए, क्योंकि यहां पर 3 ऑर्बिटल अंदर जा रहे हैं, इसलिए यहां पर 3 नए ऑर्बिटल बन के बाहर आएंगे। एक s और 2 p की वजह से इसका नाम हो जाएगा sp2 sp2 sp2। एक s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक p के अंदर p, py के अंदर p, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुंस रूल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इसलिए तीनों को इक्वल इलेक्ट्रॉन्स मिले। इसलिए हुंस के हिसाब से हम लोगों ने इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब ये 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मैक्सिमम रिपल्शन ऑक्यूपाई कर सके, तो वो एक ही तरीका है कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर इस तरीके से अलाइन है तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे 120 डिग्री पर चला जाए, तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे 120 डिग्री पर चला जाए। तो ये कुछ इस तरीके से अलाइन होगा जिसमें हर ऑर्बिटल के बीच में 120 एंड 120 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल हो। ठीक है। नाउ अगर यहां पर एक s और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3। सो टोटल देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अगर आपको परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल निकालना है तो s ऑर्बिटल कितना है, 1। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 33.3%, यानी s ऑर्बिटल का कैरेक्टर यहां पर कितना हो गया, 33.3%। तो बचे हुए p ऑर्बिटल कितने हैं भाई, px हो या py हो, है तो p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल आपके पास में 2 है, px और py। टोटल ऑर्बिटल है 3 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 66.7% आप मान लो, ताकि राउंड फिगर में ये हो जाए 100%। तो आपके पास में अब s ऑर्बिटल का कैरेक्टर यहां पर आप खुद देख पा रहे हो कि क्या हो गया है, कम हो गया है। तो sp के मुकाबले sp2 का जो बॉन्डिंग होगा उसमें न्यूक्लियस चाचा थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, मतलब वो sp जितने ताकतवर नहीं रहेंगे, क्योंकि sp ऑर्बिटल के अंदर s के परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा थे। तो यहां पर s का ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर कंपैरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। तो s कंपेयर टू sp
sp2 वाले एटम की, sp2 वाले सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम मानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्की बात? आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर अगर आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो एक s ऑर्बिटल ऊपर से आएगा, सॉरी एक p ऑर्बिटल इस तरीके से ऊपर से आएगा और आपके बेरिलियम के इस ऑर्बिटल के साथ इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। देन दूसरा ऑर्बिटल अगर आपका ये है तो यहां पर एक p ऑर्बिटल इस तरीके से आकर ओवरलैपिंग कर लेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा। तो ये क्लोरीन का 3pz होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके पहले वाले BeCl2 में कि क्लोरीन का 3pz ही आएगा, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 3pz ही खाली है। और ये तीसरा ऑर्बिटल जो होगा इसके पास भी क्या होगा, एक p ऑर्बिटल आएगा और इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लेगा, ये भी 3pz होगा क्लोरीन का, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये आप, अरे क्या बोल रहा हूं, बोरॉन और क्लोरीन के बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो जब आप यहां पर इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे तो बोरॉन सेंटर में दिखेगा, यहां पर आपको 3 बॉन्ड बनते हुए दिखेंगे, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, सबके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। दैट मीन शेप क्या हो जाएगा, एक ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए ट्राइगोनल, और ये पूरा ट्राइंगल एक ही प्लेन पर बन रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्लेनर, जो आप ऑलरेडी VSC PR थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हो कि इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अच्छा, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये जो तीनों ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें एक p ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है। sp2 किसका, बोरॉन का, p ऑर्बिटल किसका, क्लोरीन का। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को बोलेंगे sp2 p overlapping, sp2 p overlapping, where sp2 is your hybrid orbital and p is your atomic orbital which belongs to chlorine. तो this is your sp2 hybridization। प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? पक्की बात? छापे हो गया मेरे प्यारे प्यारे लाडले बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। और बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश, धड़क धड़क भंडारा, छिड़क छिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क जाली, चटक मटक वटक जाली, दुश्मन की देखो जो फाट, नहीं, केमिस्ट्री की देखो फाट लाउली। फाट लाउली, केमिस्ट्री की फाट लाउली। चलिए अगला पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर दिस वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन अंकल। इन मीथेन अंकल कार्बन इज योर सेंट्रल एटम। सर यहां पर कार्बन क्यों लिया? क्योंकि भैया हमने एक रूल पढ़ा था लुईस अंकल की बात में कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा कॉर्नर पोजीशन पर होंगे, इसलिए सेंट्रल एटम कार्बन। तो ये कार्बन का 1s, ये कार्बन का 2s। अच्छा, मैं डायरेक्टली एक्साइटेड बना रहा हूं अब अपन डायरेक्टली एक्साइटेड पढ़ सकते हैं। यू ऑल नो हाउ एक्साइटेशन विल टेक प्लेस। जैसे हाइड्रोजन कार्बन को अप्रोच करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। यहां पर क्योंकि 4 हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है, हमें चारों ऑर्बिटल्स को, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 माता जी की जय जयकार। आपको यहां पर 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे सलमान भाई की तरह, और ये चारों ऑर्बिटल्स कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हुंस अंकल के हिसाब से, क्योंकि यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हुंस के हिसाब से हमें हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, बिकॉज दीज ऑल हैव इक्वल एनर्जीज। ठीक है, नाउ क्योंकि यहां पर 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल विल बी 4। सो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा? s ऑर्बिटल तो बेचारा एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स, यानी कि 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 लिया, इनटू 100। सो परसेंटेज s कैरेक्टर इसको 25 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो टोटल s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है? 75। मतलब ये sp2 से भी यहां पर कम हो गया। मतलब sp3 ऑर्बिटल में अगर इस कार्बन को देखा जाए तो ये कार्बन का न्यूक्लियस
इतना पोटेंशियल से, इतनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन अगर अपन बात करें परसेंटेज पी कैरेक्टर्स की, तो 1 2 3, यहां पर आपके पास में 3 पी ऑर्बिटल्स हैं, टोटल ऑर्बिटल्स 4 इंटू 100, ये इसको 25 टाइम्स कट करेगा, 25 3 75, यानी 75% आपके पास में पी ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर्स हो चुके हैं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव एंड इसके अरेंजमेंट की बात करते हैं। नाउ गाइस, नाउ जैसे आपने BCl3 के अंदर देखा कि सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स थे, इसलिए 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ 120 पर हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 ऑर्बिटल्स हैं। और मैं आपको ये ऑलरेडी एक बार VSEPR में समझा चुका हूं कि अगर आपके पास में एक प्लेन है, एक चपटा प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो अपन उसको सर्कल इमेजिन कर सकते हैं। सर्कल को 4 पार्ट में अगर आप काटोगे तो हर पार्ट आपको 90 डिग्री दिखेगा। तो यहां पर CH4 के अंदर ये चारों बॉन्ड 90 डिग्री पर होने चाहिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स यहां पर आपकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो 3 डायमेंशनल हो जाती है, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को इन्वायरमेंट में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखे। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। अगर आप लोगों ने अपने इंडिया का नेशनल एम्बलम देखा हो, तो आप लोगों को नेशनल एम्बलम में एक सामने वाला शेर, एक शेर इधर और एक शेर इधर होता है। लेकिन अगर आपने सिंघम मूवी देखी हो, तो उसमें सिंघम में अजय देवगन बोलता है कि मेरे चौथा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मेरे चौथा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसा बोलता है ना अजय देवगन। तो रियलिटी में भी देयर आर 4 नेशनल एम्बलम्स। तो जो चौथा है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग सिक्के पे या नोट पे देखते हैं तो वो तो 2D स्ट्रक्चर है इसलिए। लेकिन रियलिटी में ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें आपको आगे वाला दिख रहा है लेकिन पीछे वाला नहीं, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल अब 90 से ज्यादा हो गया है। तो टू गेट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, भाई मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की क्या जरूरत है? ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके। यहां पर अपना टारगेट क्या है? एट ऑर्बिटल्स के बीच में, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में हम रिपल्शन को मिनिमाइज कर सकें। इसलिए हम लोग 90 डिग्री ना करते हुए मॉलिक्यूल को 3D बना लेते हैं। और जब ये 3D बनता है तो ध्यान से देखेंगे इसका ऑर्बिटल, देखिए कैसा बनेगा। एक p ऑर्बिटल, एक sp3 यहां दिखेगा, एक sp3 आपको यहां दिखेगा, एक sp3 आपको यहां दिखेगा, और चौथा sp3 दिख नहीं रहा है, चौथा sp3 दिख नहीं रहा है, पर मैं बना रहा हूं ये यहां पर इस तरीके से, ये देखो। और ये जो इसका चौथे sp3 का ये जो छोटा वाला लोब है, ये यहां पर बना रहा हूं ब्लू मार्कर से, ये। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। दैट मीन्स जब आप इसको रियलिटी में देखेंगे कार्बन को, तो एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल आपको यहां दिखेगा। ये वाला ऑर्बिटल मैं ये बोल्ड बॉन्ड से बना रहा हूं, बोल्ड बॉन्ड जो आपको ये बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और ये जो नीले मार्कर से छुप गया है, ये इसको मैं डॉट 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 या वेजेस से बना देता हूं, डैश लाइन से बना देता हूं। मतलब एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड 109 डिग्री पर ऐसा, एक बॉन्ड इससे 109 डिग्री पर ऐसा, और एक बॉन्ड इससे 109 डिग्री पर अंदर की तरफ। समझ में आ रही बात? तो ये जो चौथा वाला बॉन्ड है ये तो बाहर दिख ही नहीं रहा, और यहां पर हर बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्री। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और इसका भी सेम है। समझ में आ गई बात? दिस इज योर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां आएगा, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां आएगा, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां आएगा, और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहां आएगा। इस तरीके से 4 हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे और मीथेन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। सब में आपको इस तरीके से अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती हुई दिखाई देगी। ये S है, ये sp3 है। तो इस तरीके की ओवरलैपिंग को sp3s ओवरलैपिंग बोला जाता है, और ये आपके पास में मीथेन का मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहां पर सबका बॉन्ड एंगल 109 रहेगा, और जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन बनाता है इसलिए ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। क्या ये प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देख लीजिए। हम लोगों ने आज 3 तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिस्कस करे, sp, sp2 एंड sp3। नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क। आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं। आई होप मेरे सारे लाडले और प्यारे बच्चे होमवर्क को करेंगे। आप लोगों को
मैं 2 मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं जिसके आपको हाइब्रिडाइजेशन ट्राई करना है, सिर्फ ट्राई करना है, मुझे करेक्ट आंसर नहीं चाहिए। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब इंसान को नहीं आता है तो उसको सीखने की इच्छा ज्यादा होती है। तो जिनको नहीं आ रहा है वो ज्यादा बेहतर सीखेंगे, और जिनको आ रहा है वो तो सीख ही गए। दोनों में अपना फायदा है, खेलो दिमाग से। हाँ, तो अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर का आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है, और आपको देखना है कि इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से बनेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेंगे, कितना इनमें एस और पी कैरेक्टर होगा, और किस तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो। वीएससीपीआर थ्योरी से आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को, इन दोनों के बॉन्ड एंगल को, इन दोनों के शेप को उठाना है, आपको नो डाउट उठाना है और यहां पर फिट करना। तो आप आज की क्लास में इसको, आज दिन में इसको ट्राई करो, और अगले वीडियो में आई विल गिव यू द आंसर कि ये कैसा होगा। और हम लोग अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लग जाए तो फिर मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और मेरे सरकारी अस्पताल के टूटे हुए बेंच होमवर्क जरूर करना, वरना तुमको मिलेगा 1 घंटा। टाटा बाय बाय, सी यू।